students, I am Nita Pandey. Welcome you all in safe classes that is simple and fun education. In the last class, we started our next chapter that is molecular basis of inheritance. Right? In today's class, we will cover two topics. First is packaging of the DNA and second is the replication of DNA, or as well as we will study about the semi-conservative nature of the DNA. So let's start today's class. Hope you will like this class. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अब देखो स्टूडेंट्स, जो हमारा डीएनए है ना वो क्या है, बहुत मतलब ज़्यादा उसकी लेंथ होती है, राइट। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, पैकेजिंग ऑफ डीएनए की। कोई भी जो चीज़ है उसको लेट सपोज आपको कहीं ट्रांसफर करना है, ठीक है। यू हैव सो मेनी बुक्स, यू हैव टू ट्रांसफर दैट बुक फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, राइट। तो उस केस में आप क्या करेंगे, क्या आप उन सभी बुक्स को ऐसे ही पिक करेंगे और फिर रैंडमली उनको रखेंगे? नो, इट विल बिकम वेरी मैसी, राइट। वो मैसी हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा और एज वेल एज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इतनी सारी बुक्स को एक इस तरीके से ग्रुप में पिक करना। और वही अगर आप क्या करो, उस बुक को एक प्रॉपर वे में असेंबल करो, बॉक्स के अंदर पैक करो, सो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू ट्रांसफर दैट बुक फ्रॉम वन प्लेस टू द नेक्स्ट प्लेस, राइट। इन द सेम वे जो हम आपने देखा होगा घर में मीटिंग करती हैं मदर और ग्रैंड मदर जो भी हैं, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, वूल लेके आएंगे। जो वो वूल लेकर के आते हैं तो उस केस में क्या होता है, पहले वो एक लच्छा देंगे उसका, राइट। वो जो ऊन होती है वो उसको मिलेगी, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उसको रोल करते हैं, है ना। जब वो आया मार्केट से तब, और जब उसको रोल कर दिया गया, एक बोल बनाया गया, राउंड बोल बनाया, दोनों में डिफरेंस था, है ना। तो उसमें डिफरेंस क्या था, पहला जो था उससे अगर आप नीटिंग करना स्टार्ट कर देते तो वो थोड़ी देर के बाद क्या होता, वो सारा का सारा वहाँ उलझ जाता और वो जो चीज़ थी वो वेस्ट हो जाती। बट जैसे हमने उसका राउंड बोल बनाया, इट बिकम वेरी कन्वीनियंट, राइट। इन द सेम वे जो हमारा डीएनए है ना, उसकी लेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द सेल। और सेल के अंदर भी आपको पता है जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहाँ प्लेस्ड है, यस, इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर है वो। अब देखो इतनी छोटी सी सेल, मतलब दिखेगी भी नहीं, जस्ट इमेजिन कि वो इतनी छोटी सी सेल है, उस छोटी सी सेल के अंदर छोटा सा न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के अंदर हम डीएनए पैक करने वाले हैं। अब देखो मैंने आपको बोला कि लेंथ बहुत बड़ी है, लेंथ बहुत बड़ी है, तो आपको कैसे पता, राइट। तो चलिए पहले उसकी लेंथ को डिस्क्राइब करते हैं कि जो लेंथ होती है डीएनए की वो कैसे निकाली जाती है। तो देखो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें पता है कि कितने बेस पेयर्स होंगे एक सेल के अंदर, ठीक है। एक जो सेल होगी मैमेलियन सेल, हम मैमल्स हैं, राइट। तो मैमेलियन सेल जो होती है एक सिंगल, उसके अंदर 6.6 इंटू 10 की पावर 9 इतने क्या होंगे, उसके अंदर बेस पेयर्स होंगे, ठीक है। बेस पेयर्स रिमेंबर, प्यूरिन्स, पिरामिड्स, ए, टी, जी, सी, ये क्या थे, बेस पेयर। नाइट्रोजनस बेस की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हैं, 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर्स आर देयर। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें कि जो दो बेस पेयर हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितना बोला था हमने, 0.34 नैनोमीटर। अब देखो अगर हम लेंथ ऑफ द डीएनए को निकालना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हमें पता है कि इतने क्या थे, बेस पेयर थे, है ना। और एक बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना था, इतना। तो अब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.34 इंटू 10 के पावर -9 और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो एज रिजल्ट हमें मिलती है लेंथ ऑफ द डीएनए दैट इज 2.2 मीटर्स। अब एक सिंगल डीएनए की लेंथ इतनी है ना, यानी कि लेंथ ऑफ द डीएनए एक सेल के अंदर कितना डीएनए होगा उसकी लेंथ कितनी, 2.2 मीटर्स। वो लेंथ जो थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सेल। सेल खुद जितनी थी उससे तो बड़ा डीएनए उसके पास है। और उसके साथ साथ आप ये देखो उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो तो बहुत छोटा था, तो मतलब उसके अंदर इसको कैसे फिक्स किया गया, कैसे पैक किया गया, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो गई। जस्ट लाइक कि आप एक पर्सन को एक ऐसे घर में डाल रहे हो जिस घर का साइज क्या है उस पर्सन के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, ठीक है। तो वो पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है अभी, यहाँ पे भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है, बट स्टिल जो डीएनए वो हमारा क्या है, पैक्ड है। तो उसके लिए क्या होगा, जो हमारा डीएनए होता है वो एक वेल मैनर्ड वे में, पूरा एक स्कीमेटिक वे में क्या होता है, पैक होता है, ठीक है। अब देखो जो साइज होता है वो न्यूक्लियस का कितना था, 10 की पावर -6 मीटर्स, और डीएनए कितना है एक सेल के अंदर, 2.2 मीटर्स। ये जो डीएनए है इस डीएनए को इस साइज के अंदर फिक्स करना था। तो हमने कहा ना कि जैसे वूल लेके आते हैं मार्केट से, वो स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा मतलब फैला हुआ होता है, बट हम उसको क्या करते
करते हैं एक राउंडेड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना करके और फिर उसको स्मॉल स्पेस में एक्वायर कर देते हैं। तो इसकी इसी तरीके से जो हमारा डीएनए होता है वो भी पैक्ड होता है इनसाइड द सेल। अगर हम बात करें इसकी प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपको पता है जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, एक सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होगा, है ना, पैक्ड होता है, टाइटली पैक्ड होता है, एक सर्कुलर कॉइल की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे यूकैरियोट्स की। तो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है उसके अंदर जो ये न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा डीएनए पैक्ड होगा, यहाँ पे पैक्ड होता है विद द हेल्प ऑफ सम प्रोटीन्स। दीज प्रोटीन्स आर नोन एज हिस्टोन्स। इन प्रोटीन्स को हमने क्या बोला, हिस्टोन बोला। अब ये जो हिस्टोन्स होते हैं दे आर 8। कितने होते हैं ये, 8। और ये 8 जो हिस्टोन्स थे वो मिल करके क्या बना देते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बनाएंगे, ये हिस्टोन के ऑक्टामर को फॉर्म करते हैं जो कि क्या करेंगे, पैकेजिंग ऑफ द डीएनए इनटू द न्यूक्लियस में हेल्प करेंगे। अब देखो जो ये ऑक्टामर था हमारा, इसके अंदर टोटल प्रोटीन्स कौन कौन से होंगे, लेट्स नेम देम। तो इसमें एक आएगा H2A, सेकेंड इज H2B, H3 एंड H4। H स्टैंड्स फॉर यस हिस्टोन्स। H का मतलब क्या है, हिस्टोन्स। तो इसमें H2A, H2B, H3 और H4 ये 4 होंगे और चारों के 4 क्या होंगे, पेयर में होंगे। तो 4 दूनी कितना हो गया, 8, यानी 4 2 जा 8, 4 2 टाइम्स है तो 8 है, यानी कि ये क्या होंगे, 8 हो गए। और ये क्या होंगे, ऑक्टामर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। अब ये क्या होते हैं, ऑक्टामर जब फॉर्म करेगा तो इसके ऊपर जो चार्ज होता है स्टोन के ऊपर वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो हमारा डीएनए वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। हमारे डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। एज यू नो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो ये जो हिस्टोन होता है ये हेल्प करता है डीएनए की पैकेजिंग के अंदर। अब इसको समझो क्या किस तरीके से होगा। जो ये हिस्टोन ऑक्टामर है, ये जो हमने सेंटर में सर्कल ड्रॉ किया, दिस सर्कल शोज द हिस्टोन ऑक्टामर, यानी कि जो हिस्टोन ऑक्टामर है वो क्या है, सेंटर में प्रेजेंट है। इसके चारों तरफ क्या होगा, जो डीएनए होगा वो क्या करेगा, अपने आप को लूप करेगा। ये जो पार्ट है ये क्या है, डीएनए है, जिसने क्या किया, अपने आप को इसके चारों ओर रैप कर लिया। ये क्या करता है, इसके अंदर रैप करेगा और फिर इसके बाद क्या होगा, ये पैक हो जाएगा। यहाँ से इसको सील कर दिया एक और प्रोटीन ने आकर के। अब ये जो स्ट्रक्चर बना, यानी कि किस किस चीज का बना, देखो बाहर क्या है, डीएनए, सेंटर में क्या था, हिस्टोन ऑक्टामर। तो हिस्टोन ऑक्टामर प्लस डीएनए दोनों कंबाइन हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं, स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। इस तरीके से जो डीएनए होता है हमारा क्या होता है, पैक्ड होता है। ये एक जो न्यूक्लियोसोम होगा उसके अंदर ऑलमोस्ट 200 बेस पेयर्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, कितने बेस पेयर होंगे, इसके अंदर 200 के अप्रोक्स बेस पेयर्स ऑफ डीएनए, जो हमारा नाइट्रोजन बेस है वो प्रेजेंट रहेगा। अब इसी तरीके से जब हमारा डीएनए पैक होता है तो वो क्या होगा, यहाँ पे लेट्स सपोज दीज आर द हिस्टोन प्रोटीन्स। क्या है, ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। ये जो डीएनए है इसने एक लूप फॉर्म किया, सेकंड, फिर आगे गया, फिर 1, फिर ये। तो ये इस तरीके से क्या होता है, कंटिन्यूटी में रैप होता चला जाता है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, न्यूक्लियोसोम्स है। और जब ये हमारा डीएनए जो होता है बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स के साथ इस तरीके से कंबाइन होता है, तो स्ट्रक्चर को हम बाद में क्या बोल देते हैं, और टाइटली पैक होने के बाद हम इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। नाउ यू रिमेंबर दिस टर्म क्रोमेटिन। न्यूक्लियस के अंदर हम क्रोमेटिन पढ़ते हैं ना। अब देखो जब इसके ऊपर क्रोमेटिन था, ये क्रोमेटिन में जब ये न्यूक्लियोसोम थे और उसके ऊपर डीएनए था, तो ये अपीयरेंस कैसे देगा, जब हम इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे ना, ऑब्जर्व करेंगे, तो ये किस तरीके से लगता है, जैसे मोतियों की माला होती है, उसमें क्या होगा, एक थ्रेड होगा, थ्रेड के साथ साथ वहां पे क्या होते हैं, काफी सारे बीड्स होते हैं, है ना। इन द सेम वे ये भी अपीयर करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक अपीयरेंस आती है इसकी। कैसे आती है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, कि मतलब एक धागे के ऊपर जिस तरीके से मोती पिरोए जाते हैं व्हेन यू आर मेकिंग अ नेकलेस, इन द सेम वे क्या होगा, यहाँ पे भी ये अपीयर करेगा। अब जो क्रोमेटिन है, देखो ये जब पैक होगा, इसकी फर्दर पैकेजिंग होती है, सिर्फ इसकी पैकेजिंग यही स्टॉप नहीं होती, इसके बाद ये और टाइटली पैक करता है, एक न्यूक्लियोसोम दूसरे न्यूक्लियोसोम के ऊपर अपने आप को प्लेस करेगा, और एट द एंड ये इतना कंडेंस हो जाता है कि ये क्या फॉर्म करते हैं, क्रोमोसोम्स फॉर्म करते हैं।
आपने पढ़ा है ना कि जब सेल डिवाइड होती है तो उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे कंडेंसेशन ऑफ डीएनए स्टार्ट होता है इन द प्रोफेज। फिर उसके बाद क्या होता है, जब मेटाफेज आती है तो उस केस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो अपीयर करते हैं, राइट। वो बेस्ट स्टेज होती है, बेस्ट टाइम होता है किसको ऑब्जर्व करने का, क्रोमोसोम का। ये डीएनए था, वही कंडेंस होकर एट द एंड क्या बना, क्रोमोसोम बना। तो ये क्या था, देखो क्रोमेटिन बन गया। जो क्रोमेटिन होता है इसके नेचर के ऊपर ये दो तरीके का होता है कि इसका नेचर कैसा है। वन इज द यूक्रोमेटिन, सेकंड इज द हेट्रोक्रोमेटिन। जो यूक्रोमेटिन होता है और जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है इनमें फर्क क्या होगा, वन इज द यू एंड सेकंड इज द हेट्रोक्रोमेटिन। इनमें देखो डिफरेंस क्या होगा, जो यूक्रोमेटिन होता है वो भी टाइटली पैक्ड ही है बट इट इज लेस टाइटली पैक्ड देन दैट ऑफ द हेट्रोक्रोमेटिन। जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो कुछ ज्यादा ही टाइटली पैक हो जाता है। अब देखो, एक तो आप नोट लगा रहे हो थ्रेड के अंदर, ठीक है, एक आपने नोट लगाई कि आप उसको, जब आपको वो थ्रेड नीडेड था या आप लेट सपोज आपने कोई माला बनाई है उसमें आपने एक नोट लगा दिया, राइट। अब फ्यूचर में आप चाह रहे हो कि इसकी लेंथ थोड़ी छोटी होगी, मैं उसकी लेंथ में थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ, बढ़ा देती हूँ। तो उस केस में क्या होगा, आप उसको थ्रेड की नोट को वहां से ओपन करोगे, उसके अंदर और बीड्स डालना और डालोगे। अगर उसमें से कुछ कम करनी तो आप कम भी कर सकते हो। बट अगर लेट सपोज आपने क्या किया कि वो उतनी टाइट लगा दी थी कि अब वो वहां से ओपन ही नहीं हो रही, तो उस केस में ना आप उसके अंदर फर्दर और ऐड कर सकते हो, ना वहां से आप रिमूव कर सकते हो जो एक्सेस आपने डाल दिए थे पहले। तो इन द सेम वे जो यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन है इनके अंदर भी डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। यूक्रोमेटिन वाला जो डीएनए होगा वो क्या होगा, अवेलेबल होगा फॉर द फर्दर प्रोसेसेस लाइक प्रोटीन सिंथेसिस होगी, यानी कि इसके जो जीन्स होते हैं वो एक्सप्रेस होंगे व्हेनेवर नीडेड, ठीक है। ये इतना टाइटली पैक नहीं होता कि फ्यूचर में यूज ही ना हो पाए। बट जो हेट्रोक्रोमेटिन होती है इसकी पैकेजिंग बहुत ज्यादा टाइट होती है, जिसकी वजह से इसके जो जीन्स होंगे ना वो क्या करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इन एक्टिविटीज लाइक प्रोटीन सिंथेसिस। क्योंकि जैसे सेकंड केस बोला ना हमने, इतनी ज्यादा टाइट नोट बांध दिया आपने वहां पे, इतनी ज्यादा टाइट नोट लगाई है कि अब वो क्या ओपन ही नहीं हो रही कि आप उसके अंदर और बीड्स को ऐड करो या रिमूव करो। इन द सेम वे हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर भी क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइटली पैक हो जाता है जो हमारा डीएनए था, और फिर वो क्या होगा, यूज नहीं होगा। तो ये क्या था, पैकेजिंग ऑफ डीएनए था कि डीएनए हमारा किस तरीके से पैक होता है। यू हैव टू रिमेंबर कि जो डीएनए होता है हमारा उसमें क्या होगा, as because it is negatively charged it will coil itself around the positively charged histone octamer, और इस तरीके से क्या होते हैं, पैक होते हैं। Now we will move towards the next topic that is the replication of the DNA। तो चलिए उस टॉपिक को करते हैं स्टार्ट और उसको बोर्ड पर लेकर के आते हैं एज यू नो विद द हेल्प ऑफ दिस मार्कर। तो चलिए उसको लेकर के आते हैं और उसको स्टडी करते हैं। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है इसमें भी आपको जो मेन पढ़ना है वो आपका है सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द डीएनए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉपिक आता है आपका, ठीक है। अब देखो सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए जो टॉपिक था ये दिया वॉटसन एंड क्रिक ने ही, यस, जिन्होंने जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल था उसको दिया था, उन्होंने ही बोला कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है डीएनए का। इसका मतलब क्या होगा, जो एक डीएनए है उसके अंदर दो स्ट्रैंड होती हैं, एज यू नो दोनों क्या होंगी, एंटी पैरेलल होंगी, एक दूसरे के अपोजिट जाएंगी। तो उसके अंदर उन्होंने बोला कि जो दोनों स्ट्रैंड्स होती हैं व्हेन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन टेक प्लेस, रेप्लिकेशन मींस व्हाट, वो अपना रेप्लिका प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि जो डीएनए वो अपनी कॉपी प्रोड्यूस कर रहा है, न्यू कॉपी फॉर्म करेगा, एक डीएनए से दो डीएनए बन रहे हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो दो स्ट्रैंड्स थी डीएनए की, दे विल एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड्स, और न्यू जो स्ट्रैंड्स फॉर्म होगी वो क्या होगी, उसी से बनेगी, ठीक है। यानी एक जो स्ट्रैंड आई उसी से क्या होगा, नई स्ट्रैंड बनेगी, और उसके बाद जो नया डीएनए फॉर्म होगा, यानी कि एक डीएनए से जब दो डीएनए बन जाएंगे तो उसमें दो नए डीएनए बने, उसमें हाफ जो पार्ट होगा वो क्या होगा, सेम होगा दैट ऑफ द पेरेंट डीएनए, ठीक है। वो क्या होता है, सेम होता है। इसको समझो किस तरीके से, लेट्स सपोज हमारे पास ये डीएनए था, इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ ए, हियर इज टी, जी, सी, सी, जी, टी, ए, ठीक है। अब इनको बॉन्ड्स के साथ जोड़ देते हैं, एज वी नो कि किसके बीच में दो होंगे, किसके बीच में तीन होंगे। लेट्स सपोज दिस वाज द पेरेंट डीएनए। जब रेप्लिकेशन की प्रोसेस हुई तो उसके बाद क्या होगा, नए दो डीएनए बनेंगे। तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि ये जो स्ट्रैंड है ना, ये तो एक टेम्पलेट के तरीके से एक्ट करेगा, यानी कि यहाँ पे क्या था, ए, जी, सी और टी था। तो ये अपने जो मतलब कि इसके साथ बॉन्ड बनाने वाले होंगे वो फॉर्म करेगा, यानी कि ए के साथ कौन बॉन्ड बनाता है, टी, जी के साथ सी, यहाँ जी और यहाँ ए, इसके ये हो गए। अब देखो इधर क्या था, इधर था टी, सी,
G और A। तो इसने इसका अपोजिट अपना फॉर्म कर लिया यहाँ पे, और ये इस तरीके से क्या हुआ, दो नए स्ट्रैंड बन गए। क्या ये दोनों स्ट्रैंड्स वैसे ही नहीं है जैसे कि ये पेरेंट स्ट्रैंड था? यस ऑफ कोर्स ये इसके जैसा ही होगा। तो इसने क्या बोला कि सेमी कंजर्वेटिव होगा, यानी कि हाफ जो इंफॉर्मेशन होती है, हाफ तो न्यू बना, ठीक है, लेकिन जो हाफ है वो क्या है, पहले वाला, यानी कि उसने उसको कंजर्व करके रखा हुआ है। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए हर एक चीज का हम लोग प्रूफ ले रहे हैं, राइट। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए कि जो डीएनए है उसका सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है या नहीं, तो उसके लिए दो साइंटिस्ट, ठीक है, जिसे हम निजल्सन एंड स्थाल एक्सपेरिमेंट भी कहेंगे। तो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया इन केस ऑफ कोलाई बैक्टीरियम दैट इज अ प्रोकैरियोट। तो इन्होंने क्या किया, प्रोकैरियोट के अंदर इस चीज को प्रूव किया कि जो ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस है इट इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। सो लेट्स स्टडी दैट एक्सपेरिमेंट। इसमें किसने दिया, मैथ्यू निजल्सन एंड फ्रैंकलिन स्थाल, दे वर द टू साइंटिस्ट। इन्होंने इन 1958 क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया ऑन इकोलाई, और फिर उसके अंदर क्या किया, सेमी कंजर्वेटिव नेचर को प्रूव किया था। इन्होंने इसमें क्या किया, एक मीडियम लिया, जो उन्होंने इकोलाई को ग्रो करवाया था ना, क्योंकि वो ग्रो करेगी, वो रेप्लिकेट होगी, डिवाइड होगी, तो उसका डीएनए भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो उसके इसमें इन्होंने क्या कहा, इसको काफी जनरेशंस तक, मैनी जनरेशंस तक उस इकोलाई को इन्होंने इस मीडियम के अंदर ग्रो किया, दैट इज द अमोनियम क्लोराइड मीडियम, जिसमें जो नाइट्रोजन का आइसोटोप था वो क्या था, 15 था, ठीक है। नॉर्मल कितना होता है इसका, N14 होता है। इन्होंने किसमें ग्रो करवाया इसको, N15 में, जो कि क्या एक हैवी आइसोटोप है ऑफ दैट ऑफ द नाइट्रोजन। अब क्योंकि इस मीडियम के अंदर उन्होंने काफी लॉन्ग टाइम तक उसको ग्रो करवाया, तो क्या हुआ, ये जो N15 था, ये जो नाइट्रोजन था, वो उसके डीएनए के अंदर क्या हो गया, असेंबल हो गया, ठीक है। अब उसने उसको अपने डीएनए के अंदर फिक्स कर लिया है, और काफी टाइम तक सेम मीडियम के ऊपर ग्रो करवाने की वजह से क्या हुआ, जो उसके डीएनए थे, जितने भी थे, दोनों स्ट्रैंड्स थी, दोनों के अंदर क्या होंगे, N15 प्रेजेंट होगा। अब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट क्या किया, स्टार्ट किया। पहले जो उनके पास डीएनए है वो क्या कंटेन कर रहा है, N15। अब इस N15 वाले डीएनए को उन्होंने क्या किया, ग्रो करवाया किसके ऊपर, इस N14 वाले मीडियम के ऊपर, यानी कि NH4Cl दैट इज द अमोनियम क्लोराइड, जिसके अंदर N14 क्या है, प्रेजेंट है, इस मीडियम पे इन्होंने इसको ग्रो करवाया। अब देखो क्या होगा उसके बाद, हमने बोला कि जो डीएनए था वो सेमी कंजर्वेटिव है, यानी कि उसके पास जो चीज है उसको वो हाफ रखेगा जब वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा उसके बाद। तो इन्होंने क्या किया, इसको जब ग्रो करवाया बैक्टीरिया को उसके ऊपर, जिसके अंदर N15 वाला प्रेजेंट था, उसको N14 वाले के ऊपर ग्रो करवाया। तो आफ्टर 40 मिनट्स जब उसकी एक लाइफ साइकिल कंप्लीट हुई, ठीक है, जो बैक्टीरिया है वो अपने आप को क्या कर रहा था, 40 मिनट्स में रेप्लिकेट कर रहा था। आफ्टर 40 मिनट्स जो उन्होंने उसका डीएनए ऑब्जर्व किया, उन्होंने क्या पाया उसके अंदर, कि जो ये नया डीएनए फॉर्म हुआ उसमें दो नए डीएनए बने ना, तो वो क्या थे, 50-50 था, मतलब कि हाफ में तो N15 था और हाफ में क्या था, नई चीज प्रेजेंट थी, दैट इज द N14, ठीक है। यानी उसने अपना हाफ कंजर्व करके रखा और हाफ क्या हुआ, नया वाला बन गया, क्योंकि नए मीडियम में उसने ट्रांसफर किया था। फिर उन्होंने क्या किया, उसको फर्दर ग्रो करने दिया इन दैट मीडियम, और क्या किया, उसके सेकंड जनरेशन को ऑब्जर्व किया। सेकंड जनरेशन मींस आफ्टर 80 मिनट्स। 80 मिनट्स के बाद उन्होंने क्या देखा, जो दो डीएनए स्ट्रैंड्स अब बने हैं वो प्योरली न्यू है, ठीक है, वो दो क्या है, प्योरली न्यू है, और जो दो है उनमें क्या है, हाफ वही N15 वाला और हाफ N14 वाला है। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने प्रूव किया कि जो डीएनए है इट इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, यानी कि जो उसके पास है वो उसको क्या करेगा, फर्दर ऑन हाफ ही ट्रांसफर करेगा, क्योंकि हाफ जो चीज थी वो क्या थी, नहीं बन रही थी, ठीक है। तो ये क्या था, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द डीएनए को इन्होंने इन केस ऑफ जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें शो किया। फिर यूकैरियोट्स के अंदर टेलर एंड हिज कलीग्स, जो टेलर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने कलीग्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया किसके ऊपर, विशिया फैबा। विशिया फैबा के अंदर क्या किया इन्होंने, इस एक्सपेरिमेंट को किया, और उसमें इन्होंने क्या किया था, थायमिन, ठीक है, एडेनिन और थायमिन होता है ना, तो जो थायमिन वाला ग्रुप है उसको क्या किया, रेडियो एक्टिव बना करके, और फिर उसमें क्या किया था, उसको नोटिस किया कि क्या वो नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है या नहीं जा रहा। अब यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि इन्होंने इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन कैसे किया, क्योंकि जो N15 है वो रेडियो एक्टिव नहीं था, ठीक है, वो क्या था, रेडियो एक्टिव नहीं था,
तो इन्होंने इसको कैसे फाइंड आउट किया कि वेदर इट वाज N15 और N14। तो क्योंकि हमने क्या बोला ये हैवी आइसोटोप है, तो इनको इन्होंने क्या किया, सीजियम क्लोराइड, ठीक है, सीजियम क्लोराइड के साथ इन्होंने क्या किया, इसको सेंट्रीफ्यूग किया। ड्यूरिंग द सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होगा, जो हैवी चीजें होंगी वो तो क्या होंगी, जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो तो बॉटम में रह जाती हैं, और जो लाइट इन वेट होती है वो ऊपर रहेगी। तो जो N15 वाला था, क्योंकि ये हैवी है तो इसको इसकी डेंसिटी के बेसिस पे हम इसको क्या कर सकते थे, डिस्टिंग्विश कर सकते थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इनका सेंट्रीफ्यूगेशन जो है सीजियम क्लोराइड, और फिर उन्होंने क्या किया, इसको डिस्टिंग्विश किया कि वेदर इट वाज द N15 और द N14। Now let's move towards the next topic, that is the machinery and enzymes involved in the process of replication। अब यहाँ पे आपको मेनली जो एंजाइम्स याद रखने हैं वो कौन कौन से हैं, हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, प्राइमेज, और इसके साथ साथ डीएनए पॉलीमरेज, एंड देयर इज वन मोर एंजाइम दैट इज द लाइगेज। तो ये एंजाइम्स आपको लर्न रखने हैं। अब इनका फंक्शंस देखो किस तरीके से एक्ट करेगा। हमने क्या बोला कि डीएनए रेप्लिकेट होता है तो उसके लिए क्या होती है, दो स्ट्रैंड्स इसकी सेपरेट होती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो आपके माइंड में आई क्या, कि उसको सेपरेट करना था। सेपरेट करने के लिए हमें कोई एंजाइम चाहिएगा, और इससे पहले आपको एक ऐसा पॉइंट चाहिएगा जहां से आप इसको सेपरेट कर सके, राइट। कोई भी चीज आपको ओपन करनी है तो ओपन करने के लिए आप उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट को पॉइंट ढूंढोगे ना कि कहां से आप उसको ओपन कर सकते थे, राइट। इन द सेम वे जो डीएनए होता है ना, अगर हम बात करें इसकी प्रोकैरियोट्स की, लाइक बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, तो इनके केस में क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, यानी कि जहां से जो डीएनए होगा वो अनकॉइल होना स्टार्ट होता है, ठीक है, सिर्फ एक होगा। बट अगर बात करते हैं हम अपनी, दैट इज द यूकैरियोट्स, तो हमारे केस में क्या होता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, जो डीएनए है उसके अंदर बहुत ज्यादा क्या होते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, लेकिन पूरा का पूरा डीएनए कभी भी एक बार में ओपन नहीं होगा, क्योंकि इतना लंबा डीएनए है और उसको एक सेम टाइम पे अगर ओपन कर दिया तो वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, धीरे धीरे प्रोसेस कॉन्टिन्यूटी में चलती है। अब देखो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या होगा, हेलिकेज एंजाइम आएगा। ये जो हेलिकेज एंजाइम है, हेलिकेज, ठीक है, नाम से पता चल रहा है ये हेलिक्स को ओपन करेगा, हेलिक्स ऑफ द डीएनए, उसको ये क्या करता है, ओपन करेगा। इसने जस्ट उसको ओपन किया, ठीक है। अब उसके बाद का काम इसका होगा जो टोपोआइसोमरेज एंजाइम है, ये जैसे ही हेलिकेज ने इसको ओपन किया, जो टोपोआइसोमरेज था वो क्या करेगा, फर्दर ऑन जो बेस पेयर्स है ना हमारे, लाइक ए टी जी सी, इनको क्या करेगा, अनवाइंड करना स्टार्ट करेगा और उसको ओपन करना शुरू करेगा। जब ये इसको ओपन कर देता है तो उसके बाद क्या होगा, एक वाइट शेप बन जाती है, ठीक है। इसने क्या किया, जो टोपोआइसोमरेज था, लेट्स सपोज हियर इज द टोपोआइसोमरेज एंजाइम, और यहाँ पे हमारे बेस पेयर्स थे, और इसने क्या किया, इसको यहाँ से ओपन कर चुका है इतने पार्ट को। तो ये क्या करते हैं, वाइट शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जस्ट लाइक अ फोर्क। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा ये प्रोसेस कौन सा हो रहा है, रेप्लिकेशन फोर्क फॉर्म किया यहाँ पे इसने, तो ये क्या बन गया हमारा, रेप्लिकेशन फोर्क। तो अब ये जो रेप्लिकेशन फोर्क बन गया, धीरे धीरे जो टोपोआइसोमरेज है वो आगे की तरफ मूव करेगा और इसको क्या करेगा, अनवाइंड करता रहेगा। अब देखो पहले तो लिखना है कि इसके प्राइम, जो हमने इसकी मोइटी लिखी है, यानी दिस इज द 3 प्राइम, दिस इज द 5 प्राइम। इसकी जो सेकंड वाली होगी, एज यू नो इट इज एंटी पैरेलल, तो यहाँ हमने 5 प्राइम लिखा है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यस यहाँ हम क्या लिखेंगे, 3 प्राइम, और यहाँ 3 है तो यहाँ क्या हो गया, 5 प्राइम। नाउ यू हैव टू रिमेंबर, जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस टेक प्लेस करेगी वो किधर से किधर करेगी, 5 से 3 प्राइम की तरफ। यानी कि देखो जब नया सिंथेसाइज होगा तो इसका नया वाले का 5 यहाँ रहेगा ना, और इसके नए वाले का 3 यहाँ रहेगा। तो ये किस साइड, यानी कि न्यू वाले की स्ट्रैंड का देखेंगे, ये 5 से 3 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, और इसका 5 से 3 किधर बनता है, इधर से इधर बनता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है वो 5 से 3 प्राइम की तरफ टेक प्लेस करेगी। और इस बात को किसने बोला था, कॉर्नबर्ग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बात को बताया था कि डीएनए अपने आप को 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। जो नया वाला सिंथेसाइज हो रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब समझो कि आगे हुआ क्या। अभी तक हमने जस्ट इतना बोला, हेलिकेज एंजाइम ने क्या किया, इसको अनवाइंड किया। आफ्टर दैट टोपोआइसोमरेज एंजाइम ने क्या किया, इसको अनकॉइल करना स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद क्या कर रहा है, इसने इसको ओपन करके क्या फॉर्म कर दिया, रेप्लिकेशन फोर्क फॉर्म किया।
अब उसके बाद हम कह रहे हैं कि सिंथेसिस होगी, सिंथेसाइज होगा ये चीज, लेकिन ये सिंथेसाइज होगा कैसे, तो उसको समझो। अब यहाँ पे क्या है, एम्प्टी स्पेस है और हमें पता है कि ये बाद में क्या होगा, इस तरीके से अपने आप को फॉर्म करेगा। तो अब यहाँ पे जो प्राइमेज एंजाइम है इट विल एक्ट हियर, और जो प्राइमेज एंजाइम है ये क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा अ शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए। क्या करेगा, ये शॉर्ट फ्रेगमेंट आरएनए का फॉर्म करेगा। ये जो शॉर्ट फ्रेगमेंट है ना आरएनए का, इसको हम बोलते हैं आरएनए प्राइमर। क्या बोलते हैं, आरएनए प्राइमर बोलेंगे। एंजाइम कौन सा था जो कि यहाँ पे यूज हुआ, जो हमारा प्राइमेज एंजाइम है वो यूज हुआ है। इन द सेम वे देखो, इसका तो 5 प्राइम यहाँ है, पर इसका कहाँ होगा, ऊपर होगा। तो ये जो प्रोसेस होती है ना इस साइड से इस साइड वाली, ये क्या होती है, कॉन्टिन्यूटी में नहीं होती। ठीक है, क्यों नहीं होगी, देखो लेट्स सपोज ये ना यहाँ तक पहले ये सिर्फ 2 बेस पेयर ओपन हुए थे, ठीक है, या फिर इसको यहाँ से समझो, लेट्स सपोज ये सिर्फ इतना ही अनवाइंड हुआ, तो ये इसका क्या है 3 प्राइम है, ये इसका 5 प्राइम है, ठीक है, ये सिर्फ इतना ही अनवाइंड हुआ है। अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये प्रोसेस तो यहाँ से स्टार्ट हो गई ना, इसने यहाँ से किया, ये यहाँ तक आ गया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट यहाँ पे क्या हुआ, आरएनए प्राइमर बन गया, जो हमने बोला ना कि अभी आरएनए प्राइमर बनेगा, वो बन गया। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद जो ये टॉपोआइसोमर था ये थोड़ा आगे बढ़ गया, ये तो कॉन्टिन्यूटी में आगे चला जाएगा क्योंकि इसका 5 प्राइम और 3 प्राइम है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन दिक्कत किसको हो गई, यहाँ वाले को, क्योंकि ये तो इस साइड आ रहा था अपोजिट डायरेक्शन में, और इसके पीछे वाला अनवाइंड हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन एक और आरएनए प्राइमर आएगा और वो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में इसको मूव कर देगा। फिर ये अगेन अनवाइंड होगा, तो ये तो सीधा ही चला जाएगा 5 to 3 वाला, लेकिन ये 5 से जो 3 आ रहा था इसके लिए अगेन एक और आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ेगी। समझ आया क्या था इसमें, कि ये 5 से 3 प्राइम जो हमारी अनवाइंडिंग हो रही है डीएनए की, वो क्या हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। और डीएनए रेप्लिकेशन विल टेक प्लेस फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इस केस में क्या हुआ, इसका 5 प्राइम इधर था और 3 प्राइम जो न्यू बनेगी उसका नीचे था। तो इसमें जो प्रोसेस होती है डीएनए रेप्लिकेशन की, वो क्या होती है, डिसकंटीन्यूअस होती है। ठीक है, एक तरफ क्या होगी, कॉन्टिन्यूटी में होगी, दूसरी तरफ क्या होगी, डिसकंटीन्यूअस में होगी। यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, स्मॉल स्मॉल। ठीक है, ये जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स बने, ये फ्रेगमेंट्स क्या कहलाते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहलाएंगे। अब ये फ्रेगमेंट और यहाँ जो हम कह रहे हैं कि आगे सिंथेसाइज हो गए, किस तरीके से हुआ, तो समझो इस चीज को, आप इस चीज को समझते हैं। देखो हमारा जो आरएनए प्राइमर था वो तो क्या हुआ, यहाँ पे आ गया। ये जो आरएनए प्राइमर होता है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड यू नो वेरी वेल, जो हमारा न्यूक्लियोसाइड था और जो फॉस्फेट था वो जब कंबाइन हुए तो उसने न्यूक्लियोटाइड बनाया है। तो वो जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो क्योंकि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, तो यहाँ पे क्या होंगे, अब जैसे ये आरएनए प्राइमर आके अटैच हुआ तो जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे आके अटैच होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद जो डीएनए की प्रोसेस होगी सिंथेसिस की, वो टेक प्लेस करेगी। यहाँ पे इसको लाइगेट करने के लिए, इसको जोड़ने के लिए ये न्यूक्लियोटाइड आके अटैच होगा, यहाँ पे हेल्प करता है नेक्स्ट एंजाइम दैट इज डीएनए पॉलीमरेज। ये क्या होते हैं, 3 होते हैं, 1, 2 एंड 3। इनका काम क्या होगा, रेप्लिकेशन करवा, मतलब जो हमारा रेप्लिकेशन प्रोसेस है इसको हेल्प करवाना। ये मेनली क्या करते हैं, अटैच करते हैं द न्यूक्लियोटाइड्स एट दिस पोजीशन। ठीक है, इसको ये क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर नेक्स्ट ऐड करेंगे, फिर नेक्स्ट ऐड करेंगे, इस तरीके से क्या होगा, सिंथेसाइज करवाता जाएगा। अब यहाँ पे जो 1 वाला था, ये भी और ये भी और ये भी, इन तीनों का काम क्या है कि 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करवाना। ठीक है, लेकिन जो ये हमारा 2 वाला है ये हेल्प करता है इस वाले की, फर्स्ट वाले की मेनली रेप्लिकेशन की प्रोसेस में। इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है। ये क्या करता है, हमारा सिर्फ 50 बेस पेयर्स को क्या करेगा, 1 मिनट के अंदर अटैच करेगा। क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ 50 बेस पेयर्स को अटैच करता है 1 मिनट के अंदर। और यू कैन से कि 50 न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करेगा, ये 1 मिनट के अंदर यहाँ पे अटैच करेगा। और जो हमारा थर्ड है ना डीएनए पॉलीमरेज 3, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा फास्ट काम करता है। 1 सेकंड के अंदर ये क्या है, 2000 बेस पेयर्स को क्या करेगा, अटैच करेगा, यानी कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है। जो हमारा फर्स्ट वाला है ना, ये क्या करता है, डीएनए रिपेयरिंग में भी हेल्प करता है। लेट्स सपोज जो डीएनए था उसके अंदर क्या हुआ,
कोई भी डिफेक्ट आ जाता है, लाइक टी और टी जो है वो डबल हो गए, ठीक है, ए और टी फॉर्म होता है, बट ए की जगह क्या हुआ, दूसरी साइड में टी आ गया, यानी टी का डायमर बन गया है, तो उस केस में वो क्या करेगा, उसको ठीक करने में भी हेल्प करेगा, जो डीएनए पॉलीमरेज बने हैं वो। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे लाके न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करते जाएंगे और वो क्या करेंगे, फर्दर ऑन मूव करेंगे। इस तरीके से जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस थी वो हो गई। अब देखो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जो दूसरी साइड बन रहा था वो क्या हो रहे थे, फ्रेगमेंट्स बन रहे थे, जिनको हमने क्या बोला, ओकाजा के फ्रेगमेंट्स हैं। तो एक साइड तो कॉन्टिन्यूअस था, कॉन्टिन्यूटी में वो आगे तक चला गया, लेकिन जो दूसरी साइड में छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बने हैं, यहाँ पे एंजाइम एक्ट करेगा लाइगेज, ठीक है। लाइगेज जो एंजाइम है उसका काम क्या होगा, जोड़ना। ये जो शॉर्ट शॉर्ट स्ट्रैंड्स बनी हैं, ओकाजा के फ्रेगमेंट्स बने हैं, इनको अटैच करने का काम किसका होगा, जो लाइगेज एंजाइम होगा उसका। तो इस तरीके से जो रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए की प्रोसेस होती है वो टेक प्लेस करती है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। जो ये टॉपिक्स हैं यानी कि जो फर्दर और प्रोसेस होंगे उनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।